इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती भाग 7, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना। मैंने पिछले भाग में बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना थोड़ा डिटेल्स में समझाना चाहते हैं। चलिए बताते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये 1993 से लागू होता है। उस समय से ही चालू हुआ, पहले भी था लेकिन उतना नहीं था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है जिसे 1993 में आरंभ किया गया, शुरुआत किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित मतलब अवसर को उत्पन्न करना था कि भैया किसी तरह लोगों को रोजगार मिले, पढ़े लिखे चाहे नहीं पढ़े लिखे। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाए मतलब उनको सहायता किया जाए कि वो रोजगार करे, कुछ भी करे। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया, गांवों के लिए भी किया गया 1995 में। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे शहरों में ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार जो भी है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया। इसके बारे में आप भैया पढ़ो। मैं उतना बोलता हूं कि आप इसको पढ़ डालो। मैं नहीं बोलता कि नहीं पढ़ना चाहिए, इसके बारे में डिटेल्स निकालो, हर चीज का डिटेल्स निकालो। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, वो कार्यक्रम छोड़ो, ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो था, ये था कि आप बिजनेस करो, दुकान चलाओ, पट्टा चलाओ, मशीन चलाओ, लेदी कट्टा चलाओ, आटा पीसने का मशीन चलाओ, गेहूं दरने का मशीन चलाओ, आटा दरने का मशीन चलाओ, कुछ भी करने का, चावल कूटने का मशीन चलाओ, ट्रैक्टर चलाओ, बैलगाड़ी चलाओ, जीप चलाओ, ट्रक चलाओ, कुछ भी चलाओ, कुछ भी करो, लेकिन करो। पैसा सरकार देगी, तुमको करवा कर देगी, तुम बाकी पैसा चुकाते रहना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूह में संगठित कर बैठक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। और इन लोगों का यही मकसद था कि निर्धनता रेखा से ऊपर ही सब किसी को लाना है। लेकिन ये तो 50% लोगों को फायदा मिला, उससे भी कम। जितने भी अमीर थे, राजपूत, भूंझार, पंडित, ब्राह्मण, ये सब पैसा लूट कर बैठ गए थे। आज जो भी पंडित, ब्राह्मण, भूंझार और राजपूत पढ़ रहा होगा, पठान, उसको गलत लग सकता है क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने कुछ अच्छा भला नहीं किया है किसी के साथ। ओबीसी में जितने भी कास्ट आते हैं, ओबीसी में, एसटी, एससी में, सीधा समझ लो दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब के साथ आप लोग अच्छा मतलब ये लोग अच्छा किए नहीं है। इस वजह से आज उनको झेलना पड़ रहा है। तो कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, जैसा करोगे वैसा ही भोगोगे। इससे अच्छा है कि अच्छा में चलो, ये सब बात की बात है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना गांवों के लिए ग्रामोदय योजना 2000 में आरंभ किया गया था। उसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण का मतलब उद्घाटन हुआ, शुभारंभ हुआ, जिसमें आपको अस्पताल मिलेगा, प्राथमिक स्कूल मिलेगा 1 से 5 तक, फिर 8 तक हुआ, फिर 12वीं 13वीं सब होने लगा। ग्रामीण आश्रय, गांव में आश्रय लेने के लिए आश्रम होता था। ग्रामीण पेयजल, हर गांव में पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता था, कल हलता था, चापाकल हलता था। आज भी अब गांव में चल जाओ तो सरकारी चापाकल हर जगह पे हल रहा है, हर जगह पे। ग्रामीण विद्युतीकरण, बिजली हर किसी को दिया जाए। जैसे मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार डायरेक्ट सहायता प्रदान करती है, जो 2000 में चालू हुआ था।
एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है अंत्योदय अन्न योजना, जिसके बारे में आप अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे, अध्याय 4 में। इन कार्यक्रमों के मिले जुले परिणाम हुए हैं। इसके काम प्रभावी होने के एक मुख्य कारण उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी है। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी है। अच्छी नीयत के बावजूद इन योजना के लाभ उनके पात्र निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाया। इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित परिवीक्षण पर आधारित बल दिया गया है। मतलब उनके लिए उचित कार्यक्रमों पर आधारित किया गया है। ये नियम है। भावी चुनौतियां। अब क्या क्या चुनौती है? भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। बाध्यकारी से बहुत बाधा आता है, उसी को बोलते हैं बाध्यकारी से बहुत बाधा हो, तो बहुत बाधाकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। गांव हो शहर हो, गरीबी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। सबको यही अंतर है, टाइम से खाना नहीं मिलना और खाने के लिए हर पैसा नहीं होना। चाहे गांव हो चाहे शहर हो, पैसा हो तो सब है, पैसा नहीं है तो सब नहीं है। कोई बोलता है ना पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती है। पैसे से ही खुशी खरीदी जा सकती है, पैसा नहीं हो तो कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह जो है वे निर्धनता के प्रति बहुत ज्यादा असुरक्षित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दलित, ये लोगों को सुरक्षा उतना नहीं मिल पाता है, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। वो बड़ा जाति वाला कभी उसको नहीं, अपने आप से बड़ा नहीं समझता है। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 सालों में अधिक प्रगति होगी। और यह आशा किया जा सकता है कि अब बहुत ज्यादा प्रगति हो सकता है। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप में कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सके। बढ़ते सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण मतलब महिला का पावर के बारे में बताया जाता था। आज संविधान के बारे में सब कोई बोलता है, संविधान 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 संविधान। अरे भैया, संविधान पलट के देखो तुम्हारे लिए उसमें क्या क्या है। लेकिन संविधान पलट के देखने की फुर्सत किसके पास है, टाइम किसके पास है, समय किसके पास है? ये लोग केवल संविधान जानते हैं, संविधान लिख दिया गया है। भैया संविधान खोल के देख के तुम्हारे लिए क्या प्रावधान उसमें दिया गया है, उसके बाद बोलना। संविधान में हर किसी के लिए हर रूल्स को निकाला गया है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप पढ़ते हो तो कोई जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ते हो कोई बात नहीं। कुछ दिनों में मैं पूरे संविधान को लाने वाला हूं, इसी पोर्टल पे आप पढ़ सकते हैं। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा अनेक केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। ये निर्धनता आधिकारिक परिभाषा यही समझ लो कि एक न्यूनतम जीवन से ऊपर लाना, उचित स्तर पर लाना है, यही इनका न्यूनतम स्तर विषय हो गया है कि गरीबी रेखा से सबको बाहर निकाल दो। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया। निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए, मतलब एक तरह से एक लिमिट बना देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों, मतलब लोग बहुत बड़ी संख्या में भोजन अपना जुटा सकते हैं, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है या घर है, यह सवाल है। या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है, या रोजगार की सुरक्षा है, या आत्मविश्वास है,
क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है? विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदली है। जिस तरह विकास बदला उसी तरह गरीब निर्धनता का भी परिभाषा बदल गया है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकें। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनों का सम्मान जैसे बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। ये और भी बड़े काम होंगे जिसको हम कर सकते हैं। जैसे में देख लो, अच्छा स्वास्थ्य, शुरू से बताते हैं, अच्छा स्वास्थ्य सेवा देना, शिक्षा देना, रोजगार देना, लैंगिक समता, जितना पुरुषों का अधिकार उतना महिलाओं का अधिकार, उतना किन्नरों का अधिकार। महिला पुरुष किन्नर तीनों का अधिकार बराबर होना चाहिए, नहीं तो ये समाज नहीं चल सकता है। यही बड़ी चुनौती है जिसके लिए हमें काम करना है। जितना इज्जत एक पुरुष का होता है, महिला का होता है, उतना ही इज्जत एक किन्नर का भी होना चाहिए। अगर ये समाज चले तो ही ठीक है, नहीं तो सब गड़बड़ है। यहां पर खत्म होता है, सारांश देख लेते हैं। आपने इस अध्याय में देखा कि निर्धनता के अनेक आयाम हैं, बहुत कारण है। सामान्यतः इसे निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है। इस अवधारणा के द्वारा हमें निर्धनता में मुख्य वैश्विक और राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है। इसमें हम विश्व और अपने राष्ट्र के बारे में जाने हैं, परंतु हाल के वर्षों में निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक अपवर्जन जैसे अनेक अन्य अवधारणा के द्वारा समृद्ध हो रहा है। इसी प्रकार चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि विद्वान लोग इस अवधारणा का मानव निर्धनता में विस्तार कर रहे हैं। सब लोग मानव निर्धनता में अलग अलग विश्वास कर रहे हैं और विस्तार भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, और जो नहीं बढ़े थे वह भी अब बढ़ जाएंगे। अब यहां पर आपको क्वेश्चन आंसर मैं समझा देता हूं, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। 2 नंबर, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? सही है तो ठीक है, नहीं है तो गड़बड़। भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। 4 नंबर, भारत में निर्धनता में अंतरराज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें। कहां पर असमानता है, कौन से राज्य है। 5 नंबर, उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरूपाय है। 6 नंबर, भारत में अंतरअर्जीय निर्धनता की विभिन्नता के कारण बताइए। 7 नंबर, वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। 8 नंबर, निर्धन उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। 9 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दें। क, मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है? गरीबों में भी सबसे गरीब कौन है? ग नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता क्या है? ये सबके बारे में आप आंसर लिखो, खुद से लिखना है। मेरे बस के बात मैं तो बता सकता हूं, लेकिन मेरे बस की नहीं लिखना है। जो तुम्हारा मन करे, दिल करे, दिमाग करे, हाथ करे, दिमाग करे, जीभ करे, नाक करे, कान करे, वैसे लिखो। लिखना हाथ से ही है, हाथ से ही लिखना, कुछ और से मत लिखना। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नहीं हो तो भी पूछ सकते हैं, क्यों नहीं है वो भी बता सकते हैं। रेटिंग भी दे सकते हो आप। बहुत जल्दी पोलिंग चालू होने वाला है। और हम मिलते हैं अध्याय 4 में, जिसमें पढ़ेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए कैसे कैसे प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विद इन 24 आवर में आपको हेल्प प्रोवाइड हो जाएगा।